स्वागत है एक बार फिर से आप सभी अभ्यर्थियों का संभवी आईएएस एकेडमी में। साथियों, जैसा कि आपको पता है, एमपीपीएससी प्री 2026 के लिए 1 अगस्त से हमारे यहाँ पर प्रयास बैच प्रारंभ कर दिया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश की जनजातियाँ जो कि पीएससी का जो 10वीं यूनिट है, उसको हमने यहाँ पर प्रारंभ किया था, जिसमें हमने मध्य प्रदेश की भील, गौड़, कोल, बैगा, भारिया, ठीक है, जनजातियों को बैगा जनजाति तक देख लिया था। आज हमको मध्य प्रदेश की 3 विशेष पिछड़ी जनजातियों में से एक जनजाति हमारी जो भारिया जनजाति है, उसके विषय में जानना है। तो आइए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश में भारिया जनजाति के बारे में। ठीक है, आप देख लीजिए थोड़ा-सा किन-किन चीज़ों को हमने एक बार देख लिया है। ठीक है, ये आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा मध्य प्रदेश की जो भारिया जनजाति है, ठीक है, उनकी जो सांस्कृतिक धरोहर है या जो उनका परिधान है, उनका जो नृत्य है उसका चित्र बना हुआ है। और ये बहुत ही फ़ेमस जगह है, जहाँ पर हमारी मध्य प्रदेश की भारिया जनजाति पाई जाती है, जिसका नाम है पातालकोट। है ना? तो छिंदवाड़ा ज़िले की एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग का द्वारा लिया गया ये चित्र है। ठीक है, एक बार देख लीजिए आपने कौन-कौन सी चीज़ों को यहाँ पर अभी तक देख लिया है और कौन-कौन से बिंदुओं को हमको आगे देखना है। तो हमारी जो यूनिट है, यूनिट 10, उसमें हम मध्य प्रदेश की जनजातियों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने पहली जो बात है मध्य प्रदेश की जो जनजातियाँ उनका सामान्य परिचय को हमने यहाँ पर शुरुआत में डिस्कस किया था। उसके बाद मध्य प्रदेश की जनजातियों का जो भौगोलिक विस्तार है कि उत्तरी मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति कौन है, दक्षिणी मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति कौन है, मध्य वाले क्षेत्र में कौन सी जनजाति पाई जाती है, और मध्य प्रदेश की जो अति विशिष्ट पिछड़ी जनजातियाँ हैं जिनमें बैगा, भाड़िया, शहरिया, वह किन क्षेत्रों में निवास करती है, तो उनको हमने यहाँ पर एक बार देख लिया था। अगला जो हमारा बिंदु है वह है मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ। तो इनमें हमने भील जनजाति, इसके अलावा गौड़ जनजाति, कोल जनजाति, इनको बड़े ही विस्तार से देखा था। साथ ही बैगा जनजाति और शहरिया जनजाति को हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हमारा वीडियो है, आज का हमारा जो लेक्चर रहने वाला है, उसमें हम शहरिया जनजाति को और इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधानों को, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उनको यहाँ पर जानने वाले हैं। और इसके बाद जो आखिरी हमारी बड़ी और महत्वपूर्ण जनजाति बचती है, कोरकू जनजाति, तो उसको अगली क्लास में जानने का प्रयास करेंगे। तो आप देख लीजिए, अगर आपने इन क्लासेस को नहीं देखा है तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर इन क्लासों को आप देख सकते हैं। ठीक है? तो ये जो प्रमुख जनजातियाँ हैं, मध्य प्रदेश की जो बड़ी जनजातियाँ हैं, उनको बड़े ही विस्तार से और इनसे जो संबंधित जो बातें हैं, उनको हमने बड़े ही सरल भाषा में जानने का प्रयास किया था। ठीक है? इसके अलावा कुछ चीज़ें और हैं जो आगे आने वाली हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे घुमंतू और अर्ध घुमंतू जनजाति के बारे में, जो मध्य प्रदेश के किन क्षेत्रों में घुमंतू और अर्ध घुमंतू जनजातियाँ पाई जाती हैं, और कौन-कौन सी ऐसी जनजातियाँ हैं जिन्हें घुमंतू और अर्ध घुमंतू की सूची में शामिल किया गया है, और सरकार ने इनके उत्थान के लिए कौन-कौन से कार्य किए हैं, उन सब चीज़ों को यहाँ पर हम जानेंगे। ठीक है? एक एक पॉइंट और उसमें लिखा हुआ है हमारे सिलेबस में, जो शुरुआत में ही लिखा है कि जनजातियों से संबंधित जो महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान हैं, उनको भी हम, ठीक है, पॉइंट नंबर 5 में देखने वाले हैं। और मध्य प्रदेश की प्रमुख जो जनजातीय व्यक्तित्व हैं, ठीक है, उनको भी हम जानने वाले हैं। तो अगली आने वाली कक्षाओं में मध्य प्रदेश के जो प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व हैं, जिसमें आप रानी दुर्गावती, संग्राम शाह, रानी ठीक है, अवंती बाई तो नहीं है, ठीक है, उनकी सहायिका जैसे ठीक है, इस तरह के और व्यक्तित्व यहाँ पर आएँगे, तो उनको हम देखने का प्रयास करेंगे। और स्वतंत्रता आंदोलन में जो महत्वपूर्ण जनजातीय व्यक्तित्व हैं, उनके योगदान, जैसे भीमा नायक, ख्वाजा नायक, खाज्या नायक, मामा टांट्या भील, ठीक है, इस तरह के जो पर्सनालिटी हैं, तो उनको यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद जो है संग्रहालय, महत्वपूर्ण प्रकाशन और महत्वपूर्ण संस्थान, ठीक है, तो इसमें यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं, और जो भी जिस तरह की चीज़ें हैं जो जनजाति वर्ग को ध्यान में रख के ही सरकार द्वारा किया गया है, कदम उठाए गए हैं, तो उनको यहाँ पर हम देखने वाले हैं। साथ ही जो अगला जो बिंदु है हमारा, मध्य प्रदेश में जनजाति संस्कृति। जितनी भी चीज़ें अभी तक हमने जनजातियों में, अलग अलग जनजातियों में जो भी पढ़ा है, ठीक है, जैसे हमने भील जनजाति में या गौंड जनजाति में उनकी चित्रकला को पढ़ा, उनके नृत्य को पढ़ा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जितनी भी पूरी जनजाति है उनके सभी के जितनी भी चित्रकारी है उनको जान लेंगे, जितने भी नृत्य हैं उनको जान लेंगे, और उनसे संबंधित जो भी सांस्कृतिक गतिविधियाँ होती हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होने वाली हैं, उनको हम यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, साथ ही जो अगला बिंदु है हमारा, तो उसमें है जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण कल्याणकारी
जो योजनाएं हैं जो सरकार के द्वारा जनजाति वर्ग के उत्थान के लिए चलाई जा रही हैं, तो इनको यहाँ पर जानने का हम प्रयास करेंगे। और जो आखिरी बिंदु है हमारा, मध्य प्रदेश की लोक कला एवं लोक संस्कृति, तो इसको भी बड़े ही विस्तार से हम देखेंगे, है ना। तो ये जो हमारा पूरा जो यूनिट 10 का सिलेबस है उसको इस तरह से हमने बांटा हुआ है ना। और आगे आने वाली जो क्लासेस रहने वाली हैं तो बहुत ही मज़ेदार क्लासेस रहने वाली हैं। ठीक है, जो कठिन वाला समय था वो बड़ी बड़ी जनजातियों और उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण जो शब्दावली थी उनको याद करना ही बड़ा चुनौतीपूर्ण था। और बाकी तो ये सब चीज़ें बहुत आसानी से आपको याद होने वाली हैं। ठीक है, तो याद रखिए आप ये जो बिंदु दिए गए हैं इनको अपन आगे आने वाली कक्षाओं में देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए आज हमें शुरुआत करना है मध्य प्रदेश में जो हमारी 3 विशेष पिछड़ी जनजातियों में से एक जो आखिरी जनजाति बची है हमारी, भारिया जनजाति के बारे में। तो भारिया जनजाति से संबंधित किन-किन बिंदुओं को हमको देखना है, तो एक बार यहाँ पर परिचय में देख लीजिए, इंडेक्स में देख लीजिए, है ना। पहला तो उनका सामान्य परिचय हमको जानना है कि मध्य प्रदेश की 3 बड़ी जो विशिष्ट पिछड़ी जनजातियाँ हैं उनमें शामिल है ना। और अगले बिंदु में जानेंगे हम कि इनका भौगोलिक विस्तार कहाँ है, किन क्षेत्रों में पाई जाती है। यह है हमारे दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, मुख्यतः जो छिंदवाड़ा और जबलपुर वाला क्षेत्र है वहाँ पे मिलने वाली प्रमुख जनजाति है। इनका मूल स्थान क्या है ना। तो मूल स्थान से संबंधित कुछ व्यक्ति समाजशास्त्री रहे हैं, जैसे हीरा लाल है, रशल वगैरह है ना। तो इनने इस जनजाति के लिए मूल स्थान क्या बताया है कि कहाँ से ये लोग निकल के आए हैं। ठीक है, अगला जो बिंदु है इसमें देखने वाले हैं हम जो हमारी भारिया जनजाति का सामाजिक संगठन है। तो सामाजिक संगठन में हम जानने का प्रयास करेंगे कि जो भारिया जनजाति है इनकी पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है, मुखिया की सहायता के लिए कौन कौन से व्यक्ति होते हैं, और इनके समाज में बहुप्रतिष्ठित व्यक्ति को क्या नाम से जाना जाता है। तो इस तरह के नाम आएंगे, अभी आपको पटेल नाम सुनने को मिलेगा, ठीक है, भूमि का नाम सुनने को मिलेगा, एक शब्द मिलेगा पड़ियार। ठीक है, तो इस तरह की शब्दावली देखने को मिलेगी। तो वो सब ये जो बिंदु है वो सभी सामाजिक संगठन का हिस्सा है। साथ ही खान पान तो इनके द्वारा इनका जो प्रमुख भोजन है, जैसे हमने देखा था बैगा जनजाति में पेज, है ना, पेज उनका प्रमुख भोजन था। ऐसे यहाँ पे एक शब्द निकल के आएगा ठेठरा। ठेठरा क्या है, तो जो मोटा अनाज है, कोदो कुटकी है, बाजरा है, ज्वार है और महुआ है, उससे मिलाकर बनने वाला एक मिष्ठान है जो बड़ा ही मतलब जब भी कोई इनके यहाँ पर कोई सामूहिक भोज होता है तो उसमें बनाया जाता है, तो उसको हम यहाँ पे खान पान में देखने वाले हैं। ठीक है, साथ ही इनके द्वारा जो शराब वगैरह पी जाती है या जो सामाजिक कार्यक्रमों में बनाई जाती है उसको क्या नाम से जाना जाता है, तो सीडू वगैरह के नाम से जाना जाता है, उसको भी हम यहाँ पे देखेंगे। साथ ही जो अगला हमारा बिंदु है तो उसमें सामाजिक परंपराओं को हमने यहाँ पे समाहित किया है। तो कौन कौन सी सामाजिक परंपराएं हमारी भारिया जनजाति में देखने को मिलती हैं आपको। ठीक है, तो इसमें शिशु जन्म से संबंधित कुछ परंपराएं हैं, उनको जानेंगे। विवाह संबंधी कुछ परंपराएं हैं, ठीक है, उनको जानेंगे। मृत्यु संस्कार वगैरह को जानेंगे, है ना। और अगला जो बिंदु है वह है इनका सांस्कृतिक पक्ष है। तो सांस्कृतिक पक्ष में इनके द्वारा कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं। ठीक है, भड़म सैतम इस तरह के नृत्य हैं, अहिराई नृत्य है, ठीक है, और भड़ोनी वगैरह इस तरह के जो डांस है वो किए जाते हैं। साथ ही इनके कौन कौन से पर्व हैं। ठीक है, जो भारिया जनजाति है वह कौन कौन से पर्वों उत्सवों को मनाती है, तो उनको भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, अगला जो आखिरी बिंदु है, कुछ 2-3 बिंदु हैं जिसमें हम जो हमारी भारिया जनजाति है उनका धार्मिक जीवन या धार्मिक पक्ष, इनके प्रमुख देवता कौन हैं, इनके द्वारा किन किन देवताओं की पूजा की जाती है, किन किन मान्यताओं को अनुसरण किया जाता है, अपने जीवन में माने जाते हैं, उस तरह की चीज़ों को हम यहाँ पर धार्मिक पक्ष में देखेंगे। आर्थिक जीवन में देखेंगे कि इनके द्वारा जो झूम कृषि की जाती है, स्थानांतरित कृषि की जाती है, उसका क्या नाम है। ठीक है, साथ ही इनका मुख्य व्यवसाय क्या है। ठीक है, ये अपनी आजीविका चलाने के लिए किन किन साधनों का प्रयोग करते हैं, तो उस तरह की चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और कुछ अन्य तथ्य हैं जो हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, तो उनको भी यहाँ पर समाहित करने का हमने प्रयास किया है। ठीक है, सबसे पहले भारिया जनजाति से संबंधित जो एक महत्वपूर्ण स्थल है उसको यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है। तो ये आपको एक जगह दिख रही होगी, बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये हमारे छिंदवाड़ा ज़िले के तामिया ब्लॉक के पास देखने को मिलती है ना। यहीं पे जो है हमारी जो भारिया जनजाति है, ठीक है, मुख्य रूप से यहीं निवास करती है ना। वैसे जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखेंगे आप तो जबलपुर जो ज़िला है, जबलपुर संभाग है, ठीक है, इसमें आपको पूरी जो भारिया जनजाति है वो देखने को मिल जाएगी, है ना। लेकिन इनका जो मूल स्थान है वो क्या है, ठीक है, देखने को हमको मिलता है कि कहाँ पर ये अधिक संख्या में देखने को मिलेंगे आपको, तो ये मिलेंगे पातालकोट, है ना। और पातालकोट कहाँ पे है, तो पातालकोट छिंदवाड़ा
जिले के तामिया ब्लॉक में स्थित है ना। और ये जोग्राफिकल भौगोलिक रूप से देखा जाए तो हमारा जो पूर्वी सतपुड़ा वाला क्षेत्र है ना, मध्य सतपुड़ा के बाजू में जो महादेव पर्वत है उसके बाजू में जो ये जो आपको पर्वत दिखाई देगा, ठीक है, आप अगर एमपी का मैप देखें, ठीक है, तो जो छिंदवाड़ा जिला है आपको, ठीक है, ये हमारा जो जिला दिखाई दे रहा है ये है छिंदवाड़ा जिला, है ना। तो ये तो है हमारा पश्चिमी सतपुड़ा, ठीक है, जिसको राजपीपला के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये मध्य सतपुड़ा है ना, जिसको महादेव पर्वत के नाम से जाना जाता है। और ये है आपका पूर्वी सतपुड़ा, ठीक है, जिसको मैकल श्रेणी के नाम से जाना जाता है। तो मध्य सतपुड़ा में भी आप इसको समाहित कर सकते हैं, और पूर्वी सतपुड़ा में भी आप, है ना, मुख्य रूप से देखा जाए तो मध्य सतपुड़ा और, ठीक है, मध्य सतपुड़ा का ही हिस्सा है ना। तो मध्य या पूर्वी सतपुड़ा का ही ये क्या है, अंग है, याद रखिए आप, है ना। छिंदवाड़ा जिला, ठीक है। अब इससे संबंधित कुछ अन्य बातें भी हैं। तो पूर्वी एवं, ठीक है, मध्य पूर्वी सतपुड़ा लिख सकते हैं आप, है ना। मध्य पूर्वी सतपुड़ा में क्या है, ठीक है, देखने को मिल जाएगा ये जो पातालकोट वाली जगह है, ठीक है। और भारिया जनजाति का क्या है, निवास स्थल इसको कहा जाता है, ठीक है। ऊपर से देखने पर यह घोड़े की नाल की तरह दिखाई देता है। घोड़े की नाल कैसी होती है, तो घोड़े की नाल कुछ इस तरीके से होती है ना। तो ऐसा चारों तरफ से पर्वतों से क्या है, घिरा हुआ है, इस तरह की आकृति आपको देखने को मिल जाएगी। निवास, अंदर जाने के लिए केवल एक ही रास्ता आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो ये क्या है, ये पहाड़ जैसे हैं, है ना, ऐसे ये पहाड़ है तीनों तरफ से, और अंदर जाने के लिए केवल एक ही रास्ता है, और बड़ा ही ठीक है, दुर्गम स्थल ठीक है। यहाँ की प्रमुख नदी की बात की जाए तो दूधी यहाँ की प्रमुख नदी है ना। यहाँ की प्रमुख नदी कौन सी है, दूधी। और दूधी को जो है पातालकोट की जीवन रेखा भी कहा जाता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट आप ये भी नोट कर सकते हैं, इसको पातालकोट की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है ना। दूधी नदी को पातालकोट की जीवन रेखा, जीवन रेखा, ठीक है। पातालकोट की जीवन रेखा के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो यह प्रश्न भी परीक्षा में बन सकता है। तो दूधी नदी को जाना जाता है, ठीक है। और हमारी जो दूधी नदी है, यह नर्मदा की सहायक नदी है, ये भी आप पॉइंट याद रख लीजिए, ठीक है। नर्मदा की क्या है, ये सहायक नदी है, जो बाईं ओर से नर्मदा में क्या है, जाकर मिलती है ना। अब बाईं ओर से कैसे मिल रही है, ये कैसे हमको समझ में आ गया, ठीक है। तो यही हमने जो मैप आपको बताया है, ठीक है, ये हमारी नर्मदा नदी ऐसी बह रही है यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से निकलेगी दूधी नदी और यहाँ पे जाके मिल जाएगी, ठीक है। तो ये नर्मदा जो नदी है, नर्मदा का कौन सा हिस्से में मिल रही है, ठीक है, तो इस तरफ बायां है, उस तरफ दायां है, ठीक है, ये राइट है ना, और ये क्या है, लेफ्ट है। तो लेफ्ट तरफ से जाके मिल रही है ना। तो ये पॉइंट भी आप याद रख लीजिए, ठीक है। तो कुछ पॉइंट तो परीक्षा में सीधे यहीं से बन सकते हैं कि इनमें से कौन सी नदी जो है नर्मदा की सहायक नहीं है ना। तो उस तरह के प्रश्न भी हम जब मध्य प्रदेश का भूगोल पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। अभी आप केवल इतना याद रखिए, जो पातालकोट जगह है वह छिंदवाड़ा के तामिया ब्लॉक में स्थित है, या मोटा मोटा छिंदवाड़ा जिला भी याद रख सकते हैं आप, जो मध्य पूर्वी सतपुड़ा का अंग है, हिस्सा है, ठीक है। ये भारिया जनजाति का निवास स्थल कहा जाता है। यहाँ की जो प्रमुख नदी है वो है दूधी नदी, और दूधी जो है उसको पातालकोट की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। और दूधी नदी क्या है, तो नर्मदा की सहायक नदी है ना। और यहाँ का जो प्रमुख दर्शनीय स्थल है उसको उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको राजा खोह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो पातालकोट का जो मुख्य दर्शनीय स्थल है वह कौन सा है, तो वो आपको मिलेगा देखने यहाँ पे, राजा खोह के नाम से उसको जाना जाता है, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी जो भारिया जनजातियों से संबंधित कुछ एक महत्वपूर्ण जगह थी, थोड़ा सा आपके अंदर रुचि पैदा करने के लिए इसको क्या है, हमने थोड़ा सा पहले आपको बता दिया, है ना। अब आइए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश में जो हमारी भारिया जनजाति है, ठीक है। तो भारिया के विषय में कुछ बातें तो आपको पहले से ही पता है ना। जैसे इसमें पहली बात लिखी हुई है, यह मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति में, ठीक है, में से एक है। तो मध्य प्रदेश की जो विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं हमको पता है, ठीक है, हमारी बैगा जनजाति, ठीक है, दूसरी हो गई भारिया और शहरिया। ये है मध्य प्रदेश की तीन विशेष पिछड़ी जनजातियां, बैगा, भारिया और शहरिया, ठीक है, उनमें से एक जनजाति है, ठीक है। यह जनजाति पिछली क्लास में ही हमने आपको बताया था, जो हमारी शहरिया जनजाति है, शहरिया, यह जो भील जनजाति है इनको अपना बड़ा भाई मानती है। और हमने बताया था जो हमारी भारिया जनजाति है, यह जो गोंड जनजाति है उनको अपना बड़ा भाई मानते हैं, ठीक है। तो अगला बिंदु वही लिखा हुआ है, गोंड जनजाति को अपना क्या मानते हैं,
अग्रज मानते हैं, है ना। अग्रज का मतलब बड़ा, है ना, या स्वयं को क्या है, अनुज मानते हैं गौणों का, तो याद रखिए आप। ठीक है। और इनके विषय में कहा जाता है कि ये जो भारिया शब्द निकल के आया है, तो भार ढोने के कारण, ठीक है, जब यहाँ पर अंग्रेजों का शासन था तो इनका जो कार्य था, जब परंपरागत काम था, ठीक है, वह क्या था, माल ढोने का काम था। तो भार ढोना या माल ढोने के कारण इनको किस नाम से जाना गया, भारिया के नाम से जाना गया। ठीक है, तो याद रखिए आप, भार ढोने के कारण इनको क्या है, भारिया के नाम से जाना गया। ठीक है, कुछ किताबों में एक चीज़ और देखने को मिलेगी आपको, है ना। अ, इनके विषय में कहा जाता है कि भारिय जो शब्द है उसका अर्थ होता है ज्ञान का अभाव। ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं, ज्ञान का अभाव। ठीक है, उसके दो मीनिंग निकल के आते हैं, एक तो भार ढोने के कारण इनको भारिया कहा जाता है, और कुछ किताबें कहती हैं कि ज्ञान के अभाव के कारण इनको भारिया, ठीक है, कहा जाता है ना, जो भी है ना। एक एक जो हमारी जो कुछ प्राचीन ग्रंथ हैं, जैसे जो महाभारत है, तो महाभारत में ऐसा वर्णन मिलता है देखने को कि अर्जुन ने क्या किया था। अर्जुन ने जो एक भेरू करके एक घास होती है ना, भेरू घास से जो भारिया है ना, उनकी उत्पत्ति की थी। तो एक कथा ये भी आपको देखने को मिलेगी, है ना। तो महाभारत में भी जो भारिया जनजाति है, महाभारत, ठीक है, उसमें भी इनकी उत्पत्ति से संबंधित एक किंवदंती या कहानी देखने को मिलती है ना। इसमें किस घास से, तो भेरू घास से, ठीक है, भेरू। ठीक है, याद रखिए आप, भेरू, है ना। ठीक है, तो ये प्रश्न भी बन सकता है कि भेरू घास से कौन सी जनजाति की उत्पत्ति मानी जाती है पौराणिक कथाओं के अनुसार। ठीक है, तो वो है हमारी भारिया जनजाति। ठीक है, और इनका परिवार की बात करें या किस प्रजाति से ये संबंध रखते हैं, तो कोलेरियन परिवार से ये संबंध रखते हैं। ठीक है, कोलेरियन या द्रविडियन, है ना। तो पिछली क्लास में हमने शहरिया के बारे में भी देखा था कि इनका संबंध भी, है ना, कोलेरियन परिवार समूह से देखने को मिलता है। ठीक है, बात करें इनके उपनाम की, तो इन्हें भूमिया के उपनाम से भी जाना जाता है। ठीक है, याद रखिए आप, इनको क्या है, भूमिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो भारिया का एक नाम और आपको देखने को मिलेगा, भूमिया। ठीक है, तो जो भारिया जनजाति है, इनको भूमिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हीरालाल और रशल ने इनका जो मूल स्थान है वह महोबा या बांधवगढ़ को बताया है। ठीक है, तो पिछली कक्षाओं में हमने कई बार आपको सभी जनजातियों का तुलनात्मक अध्ययन किया, करके बताया था कि सभी जनजातियों का जो मूल स्थान है वह कौन कौन सा है। ठीक है, तो एक बार और हम यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जितनी मध्य प्रदेश की जनजातियाँ हैं हमारी, उनका जो मूल उत्पत्ति स्थल माना गया है ना, कि कहाँ से वो अपने आप को बताते हैं कि हम कहाँ के रहने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ना, जो हमारी भील जनजाति है उसका जो मूल स्थान है वह है कुशलगढ़। ठीक है, कुशलगढ़ जो राजस्थान का एक जगह है, ढोलका कुशलगढ़, है ना। तो राजस्थान की एक जगह है ढोलका, है ना। ढोलका कहाँ पे है, तो कुशलगढ़, कुशलगढ़ राजस्थान में स्थित है। वहाँ से भील जनजाति का जो है उत्पत्ति स्थल माना जाता है या मूल स्थल माना जाता है। भिलाला, ठीक है, इनका स्थल माना जाता है छत्तीसगढ़, है ना। शहरिया, तो शहबाजगढ़ के जंगल, कोटा राजस्थान से इनका उत्पत्ति स्थल माना जाता है। ठीक है, भारिया जनजाति, तो भारिया अपने आप को महोबा और, ठीक है, बांधवगढ़ से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। और ये कौन विद्वान बता रहे हैं, तो हीरा लाल और रशल, जो प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं उनके अनुसार। कोरकू जनजाति, तो कोरकू जो है भंवरगढ़, शावलीगढ़, जो बैतूल में दो जगह आपको देखने को मिल जाएंगी, भंवरगढ़ और शावलीगढ़। ठीक है, यहाँ पे। और हमारी जो कोल जनजाति है वह कुराली गांव रीवा, है ना। कुराली ग्राम रीवा से अपनी जो है उत्पत्ति बताती है या उनका जो मूल स्थल है वो माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, राजा कर्णदेव को अपना पूर्वज मानते हैं। ठीक है, तो ये जो है राजा कर्णदेव को अपना पूर्वज मानते हैं। तो एक बार पूर्वज पे भी अपन एक नज़र मार ले रहे हैं सभी के, है ना, जितने भी प्रमुख पूर्वज रहे हैं। ठीक है, देखिए, क्योंकि इन सब चीज़ों को हमने पढ़ा है। जैसे भील जनजाति, तो भील जो है महादेव से अपनी उत्पत्ति मानती है ना। हमारी जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है भील जनजाति। हेलो। हाँ, तो इसमें जो हमारी सबसे बड़ी जनजाति है मध्य प्रदेश की भील जनजाति, यह महादेव से अपनी उत्पत्ति मानती है ना। आज हम बात कर रहे हैं हमारी अति विशिष्ट पिछड़ी जनजातियों में से एक जो भारिया है, वह राजा कर्णदेव से अपनी
उत्पत्ति मानते हैं, है ना। तो राजा कर्णदेव, बैगा को हमने पढ़ लिया है, बैगा जो है नागा बैगा या नंगा बैगा से अपनी उत्पत्ति मानते हैं, ठीक है, नागा या नंगा बैगा से। कवर जनजाति दुर्योधन से। इसके अलावा कोरकू हमने, ठीक है, कोरकू को आगे देखेंगे हम, रावण से अपनी उत्पत्ति मानती हैं, ठीक है। भिलाला, भील की जो उपजाति है वह महाराणा प्रताप से अपनी उत्पत्ति मानते हैं, ठीक है। कोल जनजाति माता शबरी से अपनी उत्पत्ति मानती है, ठीक है। और जो गौड़ जनजाति है वह लिंगादेव या कोया पुनेम, है ना, ये महादेव का ही एक अवतार है ना, लिंगादेव या कोया पुनेम से अपनी क्या है, उत्पत्ति मानते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है। इनकी आवास या गांव को किस नाम से जाना जाता है, तो इनकी आवास को जाना जाता है ढाना, ठीक है। इसके लिए क्या शब्द है, ढाना, ठीक है। तो पिछली कक्षाओं में हम पढ़ते आए हैं, जैसे हमने भील जनजाति के लिए पढ़ा था एक शब्द, ठीक है। भील के लिए 3 शब्द पढ़े थे, एक तो पढ़ा था हमने कू, एक पढ़ा था फाल्या, और एक पढ़ा था पाल, ठीक है। तो कू क्या था, कू इनकी जो घास फूस से बनी हुई झोपड़ियाँ थी उनके लिए कू का उपयोग कर रहे थे, और बहुत सारी झोपड़ियाँ जब आपस में मिल जा रही तो उनको तो फाल्या बोल रहे थे, और ऐसे बहुत सारे फाल्या के मिलने से क्या बन जा रहा था, पाल बन जा रहा था, ठीक है। वहीं बात करें हम हमारी जो बैगा जनजाति है, तो बैगा के गांव को क्या है, पूर्वा के नाम से जाना जा रहा था, पूर्वा, ठीक है। गौड़ जनजाति के जो गांव हैं उनको टोला के नाम से जाना जा रहा था, ठीक है, गौड़ का टोला, ठीक है। कोल जनजाति का गांव है उसको कोल्हिन टोला के नाम से जाना जा रहा था, कोल्हिन टोला, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को अपन ने पीछे भी पढ़ा था, तो एक बार और एक नज़र मार लीजिए आप, है ना। बैगा का है जो पूर्वा है, गौड़ का टोला है, कोल जनजाति का कोल्हिन टोला है ना, कू फाल्या पाल, और यहाँ पे आपको देखने को क्या मिलेगा, ढाना, ठीक है। चलिए, और एक एक जो अति दुर्लभ फैक्ट दिया हुआ है कि मध्य प्रदेश की किस जनजाति को, ठीक है, जंगलियों का जंगली कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें पातालकोट की भारिया जनजाति को जंगली कहा गया है, ये कथन थोड़ा सा गलत हो गया है ये, ठीक है। इसमें क्या कहा गया था कि मध्य प्रदेश की जो भारिया जनजाति है इसको जंगलियों का जंगली कहा गया था, किसमें, तो ये जो 1981 की जनगणना है उसमें, ठीक है। तो ये फैक्ट याद रखिए आप, ठीक है। इनको क्या कहा गया है, तो जंगलियों का जंगली, जंगलियों का जंगली कहा गया है, ठीक है। तो परीक्षा में केवल इतना ही पूछा जाएगा, मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति है जिसको 1981 की जनगणना में जंगलियों का जंगली कहा गया था, तो याद रखिए आप, ठीक है। हमारी जो भारिया जनजाति है उसके लिए, ठीक है, ये इस तरह का ही संज्ञा दी गई थी। कारण क्या था, तो इनका जो निवास स्थल है, अति दुर्गम स्थल है, हमने आपको दिखाया जो पातालकोट है ना, घुसने की केवल एक ही जगह है और निकलने की कोई जगह ही नहीं है ना। और जो मुख्य हमारा जो गांव शहर है उससे कटा हुआ है, बहुत दूर है ना। इस तरह की उसको संज्ञा दी गई है, ठीक है। शिक्षा, साक्षरता और स्वास्थ्य जैसी कोई सेवाएं वहाँ पर उपलब्ध नहीं है ना। इसलिए ठीक है, इस तरह की संज्ञा दी गई थी, ठीक है। चलिए, पातालकोट छिंदवाड़ा जिले में सतपुड़ा पर्वत पर, ठीक है, स्थित है, ये हमने देख लिया है ना। कहाँ पर इनका संकेंद्रण देखने को मिलेगा, तो एक तो छिंदवाड़ा में मिल जाएगा, दूसरा मिल जाएगा जबलपुर में, ठीक है। पातालकोट में जो मुख्य नदी है उसका नाम क्या है, तो दूधी नदी है, ये हमने देख लिया है। पातालकोट की जीवन रेखा भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी हमने देख लिया है कि जो दूधी नदी है इसको पातालकोट की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है, और यह नर्मदा नदी की क्या है, बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी है, ठीक है। यहाँ का मुख्य दर्शनीय स्थल कौन सा है, तो वो है राजा खोह, है ना, राजा खोह के नाम से जाना जाता है। भारिया जनजाति भार ढोने के का कार्य करती थी, इस कारण भारिया कहलाए, ठीक है। तो दो हमने आपको बताए थे, एक तो भार ढोने के कारण इसको भारिया कहा गया, और दूसरा कुछ कुछ किताबों में मिलता है कि ज्ञान का अभाव, है ना, उसके कारण भी इनको भारिया कहा जाता है, ठीक है। तो ये दोनों ही आप बिंदुओं को याद रखिए, ठीक है। अगला है इनकी सामाजिक संरचना, ठीक है। तो अभी तक हमने मध्य प्रदेश की जितनी भी जनजातियां पढ़ी हैं, अधिकतर सभी जनजातियां, है ना, सभी जनजातियों का जो समाज हमको देखने को मिला है, तो वो कैसा समाज मिला है, वो पितृसत्तात्मक समाज मिला है ना। पितृसत्तात्मक समाज का मतलब है कि जहाँ पर परिवार के निर्णय, ठीक है, घर के पुरुषों द्वारा लिए जाते हैं, ऐसे व्यवस्था को या ऐसे समाज को क्या कहा जाता है, तो पितृसत्तात्मक समाज कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर हमको एकल और संयुक्त परिवार, दोनों परिवार देखने को मिलेंगे। एकल परिवार का मतलब है कि जहाँ पर
पति पत्नी और उनके केवल बच्चे रहते हैं, है ना, केवल 2 पीढ़ियाँ रहती हैं, ऐसे परिवार को कहा जाता है एकल परिवार। और संयुक्त परिवार में क्या होता है, जहाँ पर कम से कम 3 पीढ़ियाँ एक साथ रहती हों, 3 से ज़्यादा रह सकती हैं, ठीक है? तो पति पत्नी हैं, उनके माता-पिता हैं, है ना? और पति पत्नी के बच्चे हैं, कम से कम इतनी 3 पीढ़ियाँ एक साथ रह रही हों, है ना? तो ऐसे परिवार को क्या कहा जाता है? संयुक्त परिवार कहा जाता है। ठीक है, तो इस यहाँ पर आपको दोनों ही हमारी जो मध्य प्रदेश की जितनी भी जनजातियाँ हैं, सभी में आपको एकल और संयुक्त दोनों तरह के परिवार, ठीक है, देखने को मिल जाएँगे। ठीक है, इनकी प्रमुख उपजातियों की बात करें, ठीक है, तो अभी आया है जो सबसे महत्वपूर्ण वाली जो बात है, कि जो परीक्षा उपयोगी है, इसको ज़रूर याद रखिए आप। ठीक है, इनकी जो प्रमुख उपजातियाँ हैं, तो पहली है भूमिया, है ना? परीक्षा में सीधा आएगा कि भूमिया मध्य प्रदेश की किस जनजाति की उपजाति है, बताइए। भूमिया है, दूसरा है भुइहार, भुइहार और है पांडु या पंडु। ठीक है, तो भूमिया, भुइहार और पांडु ये क्या है? तो हमारी जो भारिया जनजाति है और इसकी उपजातियाँ हैं। ठीक है, अभी तक का जो इनमें देखिए, यहाँ से तो प्रश्न नहीं बनेगा, या मुख्य परीक्षा के लिए ठीक है इस तरह की चीज़ें आपको काम आएगी, है ना? लेकिन जो फैक्ट है वो सीधे सीधे परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। भूमिया मध्य प्रदेश की किस जनजाति की उपजाति है, बताइए, है ना? भुइहार किसकी उपजाति है, पांडु किसकी उपजाति है ना? तो हमारी भारिया जनजाति की उपजाति है। ठीक है, बात करें इनके गोत्र की, ठीक है, तो इसको एक नज़र मान लेंगे, हम देख लेंगे, इतना महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, जैसे अंगारिया क्या है, तो अग्नि के जो उपासक है या जो अग्नि की पूजा करते हैं, उनको अंगारिया के नाम से जाना जाता है। खमरिया कौन है? खमरिया है जो खमीर वृक्ष की पूजा करते हैं, है ना? उनको खमरिया के नाम से जाना जाता है। बगोरिया कौन है? जो बाघ की पूजा करते हैं, उनको बागोरिया। ठीक है, चलथिया तो अंगारों पर चलने वाले हैं, है ना? भदरिया कौन है? तो भरदा बैल को नहीं काटने वाले। ठीक है, तो जो बैल की बलि नहीं देते होंगे, है ना, भरदा बैल की, ठीक है, उनको भदरिया। ठीक है, तो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी एक नज़र आप, है ना, कि परीक्षा में बन जाए कि अंगरिया जो है वो किस जनजाति से संबंधित है ना? ठीक है, तो एक एक नज़र मार लें, आप देख लें, है ना? वैसे ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, भूमिया, भुइहार और पांडु, है ना? अभी तक जो प्रश्न बने हैं, तो वो गोत्र वोत्र इसके आधार पर तो नहीं बने हैं, लेकिन हाँ, जो परीक्षक है हमारा एमपीपीएससी जो आयोग है, उसने इनकी उपजातियों से कई बार प्रश्न पूछे हैं और आगे भी उपजातियों से ही प्रश्न पूछने वाले हैं वो, है ना? तो इनको ज़रूर याद रखिए आप, इनको एक बार पढ़ लीजिए इनको, है ना? ठीक है, चलिए आगे है इनके सामाजिक संगठन। ठीक है, तो भारिया जनजाति में गाँव का मुखिया, ठीक है, इनको किस नाम से जाना जाता है? तो गाँव के मुखिया को पटेल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पटेल के नाम से जाना जाता है। कल हमने पढ़ा था सहरिया जनजाति के बारे में, तो सहरिया जनजाति के गाँव के मुखिया को खुटिया पटेल के नाम से जान रहे थे हम, है ना? और भारिया जनजाति के मुखिया को पटेल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भूमिका कौन है? तो ये पटेल की सहायता के लिए एक व्यक्ति होता है, जिसको भूमिका के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो पहला जो पंचायत का सबसे प्रमुख व्यक्ति है, उसका नाम क्या है? पटेल, याद रखिए आप। भूमिका कौन है? तो पटेल की सहायता के लिए एक व्यक्ति होता है। परियार कौन है? तो ये तंत्र मंत्र जादू टोना जानते हैं, है ना, परियार। और ठीक है, ये भी क्या है, गांव के अति विशिष्ट व्यक्ति हैं, है ना? अब जिसको जादू टोना तंत्र मंत्र आता है, तो उसको जो भारिया लोग हैं वो ज़्यादा सम्मान देते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो कोटवार है, तो गांव में जो प्रशासनिक कार्यों को देखने वाला व्यक्ति है, वो कौन है? वो कोटवार है। ठीक है, तो उन्हीं सब बातों को यहाँ पे दिया हुआ है। पटेल गांव का मुखिया होता है। ठीक है, पटेल का पद कैसा है? तो परंपरागत होता है। ठीक है, चलिए। ठीक है, जाति पंचायत का मुखिया भी है। ठीक है, जाति पंचायत का मुखिया भी पटेल होता है। भूमिका कौन है? तो पटेल का सहायक है या दूसरा प्रमुख व्यक्ति है। ठीक है, कोटवार कौन है? तो गांव में जो प्रशासनिक कार्य हैं उनको देखने वाला है। परियार, ठीक है, सभा संपन्न कराने का कार्य करता है। ठीक है, तो परियार याद रखिए आप, परियार नहीं है ये। ठीक है, ये गलत लग गया है इसमें। ठीक है, ये जो काम है ना गांव में, मतलब सभा संपन्न कराने का और सूचना देने का काम है, ये है चौधरी का। ठीक है, तो याद रखिए आप। ठीक है, चौधरी भी एक है। ठीक है, चौधरी। ठीक है, तो गांव में सूचना देने का काम और कार्य संपन्न कराने का काम है चौधरी का। जबकि पड़ियार कौन है? तो पड़ियार जो है, ठीक है, तंत्र मंत्र। ठीक है, ये कौन है? तो तंत्र। ठीक है, ये पंचायत से संबंधित नहीं है, अलग व्यक्ति हैं, तंत्र मंत्र। ठीक है, जादू टोना वगैरह जानते हैं। ठीक है, जादू टोने का ज्ञान रखते हैं, है ना? और जो हमारा भारिया जनजाति का समाज है, ठीक है, उसमें एक अति सम्मानित व्यक्ति है ना? सबसे महत्वपूर्ण कौन है? तो पंचायत का वो है पटेल, है ना? ठीक है, आपको 2-3 ही नाम याद रखने हैं, ज़्यादा नहीं याद रखना है। ठीक है, देखिए कौन-कौन सा याद रखना है। ठीक है, तो एक तो है हमारा कौन? पटेल। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण कौन है? वो है पटेल। ठीक है, पटेल की सहायता के लिए एक व्यक्ति है जिनका नाम है भूमिका, है ना? तो पहले तो हैं पटेल, दूसरे हैं भूमिका।
ठीक है। कोटवार तो है प्रशासनिक काम को देखने वाला, है ना। और एक चौधरी भी आप याद रख सकते हैं, रखना है तो, है ना, चौधरी। ठीक है, गांव में सूचना वगैरह देने का काम, सूचनाओं के आदान प्रदान का काम है चौधरी का। ठीक है, पड़ियार कौन है, तो ये जादू टोना तंत्र मंत्र जानने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है, चलिए। ठीक है, अब बात करें इनके खान पान की, तो दोनों तरह का खान पान अभी तक हमने जितनी भी जनजातियां पढ़ी हैं उनमें हमको देखने को मिला है कि शाकाहार और मांसाहार दोनों तरह का ठीक है, इनका जो भोजन है वो करते हैं। ठीक है, इनका मुख्य भोजन क्या है, तो यहाँ पे भी आपको पेज देखने को मिलेगा, है ना। अब ये भी क्योंकि जो बैगा जनजाति है हमारी, या जो गौड़ जनजाति है, उसी क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति है, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश की, है ना। तो इनके भोजन को भी पेज के नाम से जाना जाता है। और पेज का मतलब क्या है, ठीक है, तो मक्का है, कोदो कुटकी है, ज्वार है, इनका जो सूप है, इनका जो माड़ होता है, उससे मिला के क्या है ये खाते हैं, है ना। उसी माड़ को खाते हैं, उसी को कहा जाता है पेज। ठीक है, महुए से बनी हुई शराब का सेवन करते हैं, है ना। तो इनकी जो शराब है उसको सीडू के नाम से जाना जाता है। सीडू वैसे कोरकू जनजाति की शराब है। ठीक है, भारिया। ठीक है, तो महुए से बनी हुई शराब का ये सेवन करते हैं। ठीक है, इतना याद रखिए आप, है ना। तो पेज भी याद रखिए, मुख्य भोजन पेज है। और एक मिष्ठान है जिसका नाम है ठेठरा, है ना। तो ठेठरा भी याद रखना आप। ठीक है, ठेठरा क्या है, तो ये जो यही हमारे जो मोटे अनाज थे, ज्वार बाजरा मक्का, ठीक है, कोदो कुटकी वगैरह, ये और महुआ, इन दोनों को मिलाकर जो मिष्ठान बनता है उसको ठेठरा कहा जाता है ना। और ये कब ये बनाया जाता है, तो जब भी कोई मांगलिक कार्य होता है या जब भी कोई सामाजिक भोज होता है, तब भारिया जनजाति के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, बात करें इनके वस्त्र और आभूषण की, तो महिलाएं जो हैं, ठीक है, चांदी है, एल्यूमिनियम है, ठीक है, तांबा लोहा, इस तरह के आभूषणों से बने हुए गहनों को धारण करती हैं। ठीक है। ठीक है, अब है इनकी कुछ सामाजिक परंपराएं। ठीक है, सामाजिक परंपराएं जिनमें जन्म संस्कार है, ठीक है, मृत्यु संस्कार है, विवाह संस्कार है, ठीक है। और ठीक है, इनका इनका जो धार्मिक पक्ष है, आर्थिक जीवन है, ठीक है, उस तरह की चीज़ें बची हुई हैं। तो उनको हम अगले वीडियो में, ठीक है, अगले लेक्चर में देखने वाले हैं। जुड़ने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और MPPSC प्री 2026 की पूरी तैयारी करने के लिए संभवी IAS से जुड़े रहिए। जय हिंद।